हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। बंगाल में आज डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम है और उसी से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर है। दक्षिण 24 परगना में ये हमला हुआ है जिसमें बीजेपी के जिला अध्यक्ष और 2 अन्य कार्यकर्ता घायल हुए हैं। टीएमसी ने हालांकि बीजेपी के हमले के आरोपों से साफ इनकार किया है। और जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती इस वक्त मौजूद हैं। कुंतल, क्या हुआ है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बीजेपी का आरोप यह है कि आज जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो जिले अध्यक्ष है उनके अगुवाई में जो कार्यकर्ता वहां झंडा लगा रहे थे, क्योंकि जेपी नड्डा वहां 11:30 से 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। रेडियो स्टेशन ग्राउंड वहां पहुंचेंगे, उसके बाद उनको जाना है रामकृष्ण मिशन में और अलग अलग वहां प्रोग्राम है, मछुआरों के प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। इससे पहले वहां झंडा लगाने का काम जारी था, जहां उनका आरोप है, बीजेपी के द्वारा आरोप यह है कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता है उन पर हमला किया और हमले में जो जिला प्रेसिडेंट है वो समेत 2 और कार्यकर्ता को चोट लगी है और मतलब टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो अचानक हमला किया, इस तरह का आरोप सामने आ रहा है। लेकिन टीएमसी ने इस तरह का आरोप को खंडन किया है। तो लगातार कई जिलों से इस तरह की खबरें हर रोज आ रही है। 5 महीने दूर है, अभी से अगर ऐसा होगा तो पता नहीं इसके आगे क्या हो सकता है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप हर जिला से आ रहे हैं, हर रोज लगभग। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। बंगाल की राजनीति इस समय बेहद गर्म है। क्यों? क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल दौरे पर हैं और ममता बनर्जी भी रोज सभाएं करके माहौल को बीजेपी के खिलाफ बनाने में जुटी हुई हैं। बंगाल में अगले साल चुनाव होने, लेकिन सभी पार्टियां अभी से एक्शन में। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल दौरे का दूसरा दिन है। आज दोपहर 12 बजे जेपी नड्डा डायमंड हार्बर पहुंचेंगे। डायमंड हार्बर से ही ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। दूसरी तरफ ममता की भी पूरी तैयारी है। ममता बनर्जी भी आज दोपहर 12 बजे अपने सरकार के 10 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड सामने रखेंगी। देखिए 4 तस्वीरें। कल दीदी के गढ़ में थे जेपी नड्डा, वहां पर उन्होंने हुंकार भरी। भवानीपुर ममता बनर्जी का विधानसभा क्षेत्र है और जब जेपी नड्डा ने अपने बंगाल दौरे की शुरुआत की तो सबसे पहले ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर पहुंचे और आज उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के गढ़ डायमंड हार्बर पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है इस बीच कोलकाता से। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। कहा है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा में भारी चूक हो रही है। राज्य की तरफ से उन्हें पायलट कार तक नहीं मुहैया कराई गई है। ये शिकायत कल बीजेपी ने भी की थी। बाकायदा संबित पात्रा ने इसको लेकर मीडिया से बात करते हुए राज्य की तरफ से सुरक्षा में बड़ी चूक इसे बताया गया था। एयरपोर्ट से जब जेपी नड्डा कल निकले थे तो उनके कॉन्वॉय को पायलट करने के लिए बंगाल पुलिस की पायलट गाड़ी नहीं थी और आज बाकायदा दिलीप घोष बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखकर गृह मंत्रालय को इसकी सूचना दी है। आपको बता दें जेपी नड्डा को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं दिलीप घोष। डायमंड हार्बर ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूंसी है पार्लियामेंट्री जहां अभिषेक बनर्जी एमपी हैं, जहां पंचायत चुनाव में एक भी नॉमिनेशन करने नहीं दिया गया हजारों लोगों में से, और लगातार वहां जो एंटी सोशल से उनके द्वारा उत्पात मचाया जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जाता है। पिछले दिन वहां एसडीओ ऑफिस अभियान था, मैं जाते समय मेरे को रास्ता में रोका गया, काला झंडा दिखाया गया, गो बैक बोला गया। हमारे वरिष्ठ नेता समीक भट्टाचार्य जा रहे थे, उनका गाड़ी तोड़ा गया, उनको पीटा गया, उनका सामान छीन लिया गया, फोन वगैरह। आज भी वहां कार्यक्रम है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कल से वहां उत्पात मचाया रखा गया है, लोग हमारे कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया है। आज रोड ब्लॉक करने की भी योजना बन रही है। तो हर प्रकार से कानून व्यवस्था कहीं नहीं है और जबरदस्ती गुंडागर्दी का एकदम सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया यहाँ, और सरकार सब जानते हुए चुप रहता है। कल यहाँ माननीय नड्डा जी का जो कार्यक्रम था शहर में, वहाँ वेस्ट बंगाल पुलिस का कहीं उपस्थिति नहीं थी। सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। इसलिए मैंने देश के गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखा है, यहाँ के प्रशासन को चिट्ठी लिखा है। आज डायमंड हार्बर जहां जा रहे हैं वहां भी उत्पात मचाने का वो लोग योजना बनाकर रखे हैं, तो वहां की एसपी को भी मैंने पत्र लिख करके सारी व्यवस्था बताया है।
बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल में 2 दिन के तूफानी दौरे पर हैं, जहां वो ममता परिवार के गढ़ में बारी बारी से गरज रहे। अब की बार बंगाल में आर पार। बंगाल विजय का बीजेपी अध्याय। बीजेपी ने बंगाल में ममता बनर्जी की घेराबंदी तेज कर दी है। 2 दिन के बंगाल दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निशाने पर है पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था और ममता की पुलिस। पुलिस का राजनीतिकरण हो रहा है, उसके बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि प्रशासन भी ये ध्यान में रहे, ये सरकार हर दिन नहीं रहने वाली। 2021 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, ये हमको ध्यान रखना। ममता बनर्जी भी बीजेपी पर तगड़ा पलटवार कर रही हैं। सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर ममता ने बीजेपी पर ही आरोप जड़ दिया। আমি পোস্টমর্টম রিপোর্টে যেটা দেখেছি তাতে বলছে শর্টকাট, মানে ওই ছড়া টাইপের। পুলিশ তো এসব চলে না, পুলিশ তো এসব ইউজই করে না। তার মানে কি তুমি একটা প্রোগ্রাম করার জন্য, পাবলিসিটি করবার জন্য তুমি একটা লোককে মেরে ফেললে? তুমি আমার একটা রাজবংশী ভাইকে মেরে ফেলেছো, মেরে ফেলে তুমি বলছো যে পুলিশ মেরেছে। ভাই পুলিশ মেরেছে? जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंचे तो हेस्टिंग्स इलाके में बने बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया और हुंकार भरी कि यहीं से ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने की शुरुआत होगी और अगले साल के चुनाव में बीजेपी पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी, इस बात को हमको। कोलकाता पहुंचने पर नड्डा का जबरदस्त स्वागत हुआ, जमकर ढोल बजे। बंगाल की परंपरा के मुताबिक स्वागत हुआ। परंपरागत बंगाली वेशभूषा में सजी महिलाओं ने मंगल गीत गाए और नृत्य किया, जमकर नारेबाजी हुई। ये वो जगह है जहां से ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया गया है। ये वो चुनाव है। बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन के बाद जेपी नड्डा ने ममता के चुनाव क्षेत्र भवानीपुर में दम दिखाया। जेपी नड्डा ने यहां रथ यात्रा निकाली। इसी इलाके से ममता बनर्जी खुद विधायक है। नड्डा के स्वागत में भवानीपुर में भारी भीड़ दिखी। कार्यकर्ताओं ने फूल भी बरसाए। ममता के इस गढ़ में नड्डा ने साथ ही लोकल लेवल पर कार्यकर्ताओं से बातचीत की। नड्डा ने यहां ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का बड़ा आरोप लगाया। और 1 जुलाई को ईद आती है, ईद मनाना चाहिए, हम चाहते हैं मनाई जाए, हमें खुशी है। हमारी सरकार जहां जो होती है हम मनाते हैं, हम मनाने की इजाजत भी देते हैं। लेकिन 30 तारीख को ईद मनाने की छुट्टी और 30 के बाद आता है 5 अगस्त, जब भव्य राम मंदिर बन रहा होता है तो उस दिन कर्फ्यू लगा दिया जाता है। आप बताइए कि लॉकडाउन पहले लगेगा या बाद में लगेगा? लेकिन 5 तारीख को लॉकडाउन क्यों लगाया? जेपी नड्डा ने कल शाम कोलकाता के मशहूर कालीघाट मंदिर में पूजा की। ये मंदिर भी ममता बनर्जी के चुनाव क्षेत्र भवानीपुर से सटा हुआ है। आज बंगाल दौरे के दूसरे दिन नड्डा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के चुनाव क्षेत्र डायमंड हार्बर में रैली करेंगे। दोपहर 12 बजे नड्डा की डायमंड हार्बर में रैली होगी। शाम 4 बजे जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और शाम 7:40 पर कोलकाता से दिल्ली रवाना होंगे। ममता जारी करेंगी रिपोर्ट। बीजेपी के राजनीतिक हमलों को जवाब देने में जुटी है ममता बनर्जी। बीजेपी बार बार ममता बनर्जी के 10 साल का हिसाब पूछ रही है। ऐसे में ममता बनर्जी आज दोपहर 12 बजे अपनी सरकार के 10 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी करने वाली है। राजनीतिक गहमागहमी के बीच बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी अध्यक्ष के दौरे से एक दिन पहले कूच विहार में स्वप्न दास नाम के बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। तृणमूल कांग्रेस पर हत्या का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि लगता है राजनीतिक हत्याओं में ममता बनर्जी हिटलर का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है।
बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले टीएमसी और बीजेपी में घमासान और बढ़ने वाला है। तो बंगाल की राजनीतिक सरगर्मी दिन पर दिन गर्म होती जा रही है और ज्यादा राजनीतिक सियासी पारा बढ़ता चला जा रहा है। बंगाल दौरे पर आज नड्डा का दूसरा दिन है। सुबह 11:55 पर रेडियो स्टेशन ग्राउंड से डायमंड हार्बर के लिए रवाना होंगे नड्डा। दोपहर 12 बजे से डायमंड हार्बर में रैली करेंगे। डायमंड हार्बर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का लोकसभा क्षेत्र है। दोपहर 1:30 बजे रामकृष्ण मिशन में पूजा करेंगे। रामकृष्ण मिशन में पूजा करने के बाद रामकृष्ण मिशन में ही जेपी नड्डा भोजन भी करेंगे और शाम 7:40 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन उससे पहले 4 बजे बाकायदा जेपी नड्डा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए निश्चित रूप से वो ममता सरकार पर निशाना साधेंगे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बेहद अहम हो जाती है क्योंकि आज दोपहर में 12 बजे ममता बनर्जी बाकायदा अपने 10 साल के कामकाज का ब्यौरा जनता के सामने रखेंगी। तो सीधे हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ टीएमसी से हमारे साथ वकील टीएमसी समर्थक तौसीफ खान जुड़ गए। इसके अलावा सौरभ सिकदर बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए और सीपीआई के विवेक श्रीवास्तव जुड़ गए। सीधे तौसीफ खान का रुख कर लेते हैं। 10 साल का ब्यौरा रखेंगी आज ममता बनर्जी तौसीफ खान, लेकिन बीजेपी कह रही है कि केवल राजनीतिक हत्याएं ही तो हुई हैं। पहले ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं की हत्या सीपीएम और वामदल करते थे और अब ममता बनर्जी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या करते हैं। कुछ तो उपलब्धि है नहीं ममता के पास गिनाने को। नहीं, देखिए, बीजेपी एक बाहरी पार्टी है और वो अपना परिचय कल भी उन्होंने ट्विटर के थ्रू दे दिया था जब उन्होंने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जोड़ासांको में नहीं हुआ। विश्व भारती को उन्होंने बाहरी से मतलब आपका क्या बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, मलेशिया से हैं? नहीं, आप ये जो कल्चर नहीं जानती बंगाल, वो बाहरी हो गई ना। जब वो आए थे इसके पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का मूर्ति तोड़ दिया। उसके बाद क्या किया इन लोगों ने, एक एनोनिमस एक मूर्ति को बिस्वा मुंडा मूर्ति करके उसका नमन कर दिया। तो इसे कहते हैं जो बंगाल की कल्चर को नहीं जानते। देखिए ममता बनर्जी क्या कर रही है, लेकिन जो वीडियो आया था प्रोग्राम चला ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ने का, उसमें तो बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता नहीं दिख रहा था। ममता सरकार क्या कर रही है, बंगाल के अंदर में 23 डिस्ट्रिक्ट है। 23 डिस्ट्रिक्ट में कल तक 792 कैंप लगा है। 50 लाख लोग लगभग इस कैंप में आए हैं। और ये क्या हो रहा है, इसको कहते हैं द्वारे सरकार प्रोग्राम। यानी कि आपके द्वार में, आपके घर में सरकार आई है और जो भी स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो कन्याओं को स्कॉलरशिप देने का प्रोग्राम हो, सारे प्रोग्राम से लोगों को उजागर कराया जा रहा है और उनको इस प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। दूसरी तरफ देख लीजिए कि बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी आती है, रैली करती है और रैली में वहां शॉटगन लेकर के उनके रैली में कोई बंदे पहुंच जाते हैं, गोली चला देते हैं। वेस्ट बंगाल पुलिस का बयान है कि सिलीगुड़ी में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसके तहत यह दिखाया जाता है कि शॉटगन की इंजरी से डेथ हुआ। ये शॉटगन इंजरी तो पुलिस नहीं रखती, तो ये क्यों पुलिस पे इल्जाम डाल देते हैं, ये क्यों पुलिस से झड़प करना चाहते हैं। आखिर पॉलिटिक्स का तो तरीका ये कहते हैं कि तृणमूल वायलेंस करती है, हिंसा करती है। यहाँ तो बीजेपी खुद वायलेंस और हिंसा करते हुए देखी जा रही है। बीजेपी क्यों नहीं मुद्दों पे बात करती। टॉपिक आप एक राजनीतिक इशू उठाइए, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू उठाइए। मैं तो कह रहा हूँ कि आज बंगाल में हर जगह तृणमूल के जो वर्कर हैं द्वारे सरकार को लेकर के बिजी है। जगह जगह पे कैंप किया जा रहा है। अब तक 50 लाख लोग कैंप को अटेंड कर चुके हैं। आपने अपनी बात कह ली, सौरभ सिकदर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ संगीत रागी भी जुड़ गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, आरएसएस के विचारक हैं। लेकिन उससे पहले सौरभ सिकदर का रुख कर लेते हैं। आपके ऊपर बाहरी पार्टी, आपको ऐसा लग रहा है बांग्लादेश की पार्टी, पाकिस्तान की पार्टी या पता नहीं किसी तीसरे कॉन्टिनेंट की पार्टी घोषित कर देंगी टीएमसी? मुश्किल है, टीएमसी वालों को बंगाल का इतिहास पता नहीं है। आज जो भाजपा को बाहरी पार्टी बोल रहा है, हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं रहते तो बंगाल आज पाकिस्तान में होता। उसने पाकिस्तान का बंटवारा करके बंगाल को इंडिया में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ बता दीजिए। आप जब कहे तो मैंने कुछ टोका नहीं, आप मेरा बात सुनिए। दूसरी बात है कि जहां तक ये बोल रहा है मूर्ति तोड़ने का, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी तो स्वामी विवेकानंद को मानते हैं
और उनका शिष्य है। हम स्वामी विवेकानंद के आदर्श में चलते हैं, हम बंगाल के सारे मनीषियों को कदर करते हैं। दूसरी बात है, आज जो सारे मनीषी बंगाल में जो बंगाल का कल्चर सिखा के गए हैं, वो ममता बनर्जी क्या किया, जब सत्ता पे आए तो ट्रैफिक लाइट में तो रविंद्र संगीत चला रहे थे और इधर उनका हरमत बाहिनी सारे विरोधियों का सफाया कर रहा था। 128 130 देना पड़ा। ये क्या बंगाल का संस्कृति है? कहां से सीख के आए हैं ममता बनर्जी ये संस्कृति? कल हमारे भाई साहब, आपके पार्टी के नेता, कलकत्ता का एक्स मेयर फिराद हकीम जी, बॉबी हकीम जी, बंगा बोला था कि मिनी पाकिस्तान है बंगाल में, आप देख के जाइए। और कल नड्डा जी को जहां काला झंडा दिखाया गया, जवाब दे दिया आपने। सौरभ सिकदर, मैं आपको बीच में रोकूंगा। हमारे संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती मौके से बने हुए हैं, उस जगह से, रेडियो स्टेशन ग्राउंड से, जहां से जेपी नड्डा डायमंड हार्बर के लिए रवाना होंगे। कुंतल, क्या अपडेट है? देखिए, जेपी नड्डा अभी आने में कुछ ही समय बाकी है, लेकिन इससे पहले ही देखिए आरोप प्रत्यारोप फिर से सामने आ रहे हैं और हर रोज ऐसा ही, हर जिला से ऐसा ही खबर सामने आ रही है। ऐसा है कि यहाँ से बीजेपी के जो कार्यकर्ता है और बीजेपी के जो जिला प्रेसिडेंट है, उन पर आरोप यह है कि तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक है वो हमला किया है और हमले की वजह से चोट भी पहुंची है जो कार्यकर्ता है उनको। और इस तरह के आरोप हर रोज आ रहे हैं। कई तो नॉर्थ बंगाल से आ रहे हैं, दक्षिण बंगाल से आ रहे हैं, कोलकाता से, अलग अलग जगहों से। लेकिन यहाँ तृणमूल कांग्रेस ने इस आरोप को खंडन किया है। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो अंदरूनी कोई प्रॉब्लम है। और इस तरह की हर रोज यही बयान दिया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। और बीजेपी से जब आरोप सामने आ रहा है, तृणमूल खंडन कर रहा है। लेकिन 5 महीने दूर है विकास, अभी से अगर ऐसा हुआ तो आगे क्या होगा क्या पता। जी कुंतल, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। संगीत रागी का रुख कर लेते हैं। संगीत रागी, बंगाल की जो सियासत है इस बार बिल्कुल अलग तरीके से आगे बढ़ रही है। टीएमसी कह रही है कि बीजेपी बाहरी पार्टी है। ये जो सांस्कृतिक आतंकवाद फैलाने की कोशिश हो रही है कि आपकी संस्कृति बंगाल की संस्कृति नहीं है तो आप बाहरी हैं, आप अगर कर्नाटक के हैं तो आप बाहरी हैं, आप अगर बिहार के हैं तो बाहरी हैं, आप अगर गुजरात के हैं तो बाहरी हैं। ये जो सांस्कृतिक आतंकवाद की एंट्री हो रही है बंगाल की राजनीति में, ये किस और ले जाएगी? अगर आप रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म स्थान नहीं जानते तो आप बाहरी हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही शब्द का प्रयोग किया है। पश्चिम बंगाल के अंदर आज जो चल रहा है वो ममता राज नहीं चल रहा है, दरअसल मुगलिया मुल्ला राज चल रहा है। 30% मुसलमानों ने बंगाल की राजनीति को बंधक बना लिया है और यही 30% मुसलमान जो है वहाँ के बंगाल की राजनीति को आज संचालित कर रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आई है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हिंदू मुस्लिम के सिवा और कुछ नहीं बोलते। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो वैचारिक अधिष्ठान है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें यदि सबसे प्रमुख यदि किसी का योगदान है तो बंकिम विवेकानंद और महर्षि अरविंद का है, बिपिन चंद्र पाल का है। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर को आप नहीं मानते? ये सारे बंगाल की धरती से आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही कहा कि दुनिया में इस्लाम अकेला धर्म, इसके लिए दूसरे धर्म जो है वो मुस्लिम, जो दूसरे धर्म है वो दूसरे तौर पर है। बंगाल के अंदर टैगोर भी हमारी विरासत के हिस्से हैं। हम तो यही कहते हैं कि उनका जन्म विश्व भारती में हुआ और सहिष्णु धर्म है, को एग्जिस्टेंस नहीं मानता है। इस्लाम 1940 का मुस्लिम, सर एक मिनट जरा सुनिए, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था। 1940 में जिन्ना ने कहा था कि हम तो हिंदू मुस्लिम चाहते हैं एकता, लेकिन हम कुरान और हदीस से बड़े तो नहीं है। मुस्लिम क्यों कर रहे हैं आप? रविंद्रनाथ यानी कि कुरान और हदीस मुसलमानों को हिंदू मुस्लिम साथ रहने की इजाजत नहीं देता है और जिन्ना ठीक कह रहे थे, ये कुरान का हिस्सा है साहब। की राजनीति में आज खड़े हो गए हैं। आने वाले दिनों में यदि ममता सरकार जीतती है तो बंगाल के हिंदुओं के लिए बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा वो मना नहीं पाएंगे।
वहाँ पर मदरसे होंगे, वहाँ पर मस्जिदें होंगी, धर्मांतरण होगा, वहाँ से हिंदू भागेंगे। ऐसी स्थिति क्या बंगाल का हिंदू चाहता है? क्या यदि बंगाल का हिंदू ऐसा चाहता है कि उसकी सारी सांस्कृतिक विरासतें खत्म कर दी जाए तो ममता चले आए। वो फिर सारी जगह मंदिरों की जगह मस्जिदें बनवाएंगी। वो सारे जगह जो है वो मौलानाओं और मुल्लाओं को उनको पारितोषिक देंगी। उनका वजीफा तय होगा। उर्दू कितने बहाल होंगे, संस्कृत स्कूल खत्म हो जाएंगे वहाँ से। खान साहब बार बार पूछ रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ। अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे जानेंगे कि जन्म कहाँ हुआ और उसके बाद फिर तौसीफ खान से भी छोटा सा सवाल लेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बंगाल का बाजीगर कौन होगा, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम है। वे अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनके लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, वहां रैली करेंगे, जबकि ममता बनर्जी कोलकाता में अपने 10 साल का हिसाब किताब देंगी। मैं ब्रेक के बाद मैंने कहा था संगीत रागी कि आपको ये बताना होगा कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म स्थान कहाँ है। एक लाइन में जन्म स्थान बता दीजिए। 1 मिनट विकास भदौरिया, मुझे एक चीज बताना था कि जो तौसीफ खान है, तौसीफ खान के लिए रोहिंग्या जो है वो भितरिया है। बांग्लादेश से आने वाले मुस्लिम जो हैं वो बंगाल के लोग हैं। बर्मा से आने वाले रोहिंग्या जो हैं वो वहाँ के हैं, वहाँ के लोग। ऐसा है क्या तौसीफ खान? लेकिन बंगाल के लोग जो हैं, देखिए देश के लोग हैं, वो इनके लिए नहीं है। ये इनकी मानसिकता तय करती है, ये इनकी मानसिकता है। वो बिल्कुल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला भाषा कहते हैं। नहीं, रोहिंग्या को आप भीतरी मानते हैं या बाहरी मानते हैं? तौसीफ खान उन्होंने बाहरिया भितरिया का शब्द का प्रयोग किया है। तौसीफ खान, अभी संगीत रागी जी ने बोला कि हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते, ऐसा उन्होंने कहीं पढ़ा है इस्लाम के बारे में। ये तो बहुत अरे भाई, मैंने जिन्ना के बारे में बोला है। जिन्ना ने कहा था और कुरान का ये हिस्सा है। यानी जिन्ना ने 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में ये कहा था। संगीत रागी जी, तौसीफ खान जी, हम हिंदू मुसलमान छोड़ देते हैं, हिंदू मुस्लिम छोड़ देते हैं, अभी के लिए हिंदू मुस्लिम छोड़ते हैं। मेरी बात सुनिए, हम गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर पर चर्चा करेंगे, विद्युत चर्चा करेंगे, इस हिंदू मुसलमान की चर्चा ही नहीं करेंगे। ठीक है तौसीफ खान? संगीत रागी, अब से थोड़ी देर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा डायमंड हार्बर पहुंचेंगे। डायमंड हार्बर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का लोकसभा क्षेत्र है। हम आपको दिखाते हैं कि कल के अपने दौरे के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किस तरह ममता पर प्रहार किया था, और वो भी उनके गढ़, उनके विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में जाकर। जो बंगाल संस्कृति के लिए जाना जाता था, जो बंगाल विराट हृदय के लिए जाना जाता था, जो बंगाल सोनार बंगाल के लिए जाना जाता था, आज वहां वायलेंस, करप्शन, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अपना पराया और इसके साथ साथ विकास के विरुद्ध काम करने की योजना बनने का काम ये टीएमसी की सरकार ने पकड़ा है। अगर मैं वायलेंस की बात करूं, आज सुबह हमारा एक कार्यकर्ता मारा गया, कल हमारा एक कार्यकर्ता मारा, 130 कार्यकर्ताओं ने जाने दे दी। 130 कार्यकर्ताओं। फीमेल डोमेस्टिक क्राइम में सबसे आगे बंगाल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सबसे आगे बंगाल, और बंगाल में भी टी स्टेट गार्डन में ट्राइबल्स। सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहां हो रही है, सबसे ज्यादा वायलेंस यहां हो रहा है, सबसे ज्यादा रेप केसेस यहां हो रहे हैं। और अब तो क्राइम ब्यूरो को रिपोर्ट करना भी ममता जी ने बंद कर दिया है। बताना नहीं, कितने कोरोना के केस नहीं बताऊंगी, कितने डेंगू के केस नहीं बताऊंगी, आयुष्मान भारत नहीं लागू करूंगी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं लागू करेंगे। 75 लाख लोग किसान वंचित हैं, 6,000 रुपए साल का उनको मिलता ना होगा, ना मिलेगा। 2014 में हमारी सीटें हो गई 2 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 18, और 2019 में हमारा सीटें पहुंची 18 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 40। और अभी 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी।
तो तौसीफ खान हमारे साथ बने हुए हैं, टीएमसी समर्थक हैं। इसके अलावा संगीत रागी हमारे साथ बने हुए हैं, सौरभ सिकदर बने हुए हैं। तौसीफ खान का रुख कर लेते हैं। तौसीफ खान, आप कह रहे हैं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मस्थान कहाँ है? एक बार पूछ लेते हैं संगीत रागी से और सौरभ सिकदर से, कहाँ जन्मस्थान मानते हैं आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी। मेरी जानकारी में तो कलकत्ता ही है। मुझे तो इतनी ही जानकारी है कि टैगोर गुरुदेव का जन्म जो है वो कलकत्ता में ही हुआ था और उनकी मृत्यु भी वहीं हुई थी। तौसीफ खान, आपको क्या आपत्ति है इस पर? देखिए, कल 2:35 में बीजेपी फॉर बंगाल ट्विटर हैंडल को मैं कोट करता हूं, उन लोगों ने ट्वीट किया था कि विश्व भारती होलेन रविंद्रनाथ ठाकुर जन्मस्थान। अब उन्हें नहीं मालूम, ये उन्होंने एट्रीब्यूट किया था जेपी नड्डा को, और उन्हें नहीं मालूम कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी 60 उनके जन्म के 60 साल बाद बना ही है। और हमारे रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म स्थान ठाकुर बाड़ी हम लोग कहते हैं, जोड़ासांग को नॉर्थ कैलकाटा में। मैं दावत देता हूँ रागी जी को और भी जितने बीजेपी के लोग हैं कि आइए और एक दिन बिताइए उनके घर में। बड़ा आलीशान महल है। चलिए तौसीफ खान, चलिए, आप गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को बहुत मानते हैं। सोनार बंगला उन्होंने लिखा। जनगण मन किसने लिखा, ये बताइए तौसीफ खान। जनगण मन राष्ट्रगान किसने लिखा? हम लोग जनगण मन बचपन से गाते आए हैं, आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसने लिखा? मैं पूछ रहा हूँ किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। बिल्कुल लिखा है ना। और आप कह रहे हैं बीजेपी बाहरी पार्टी है। भाई, इस राष्ट्रगान में ही उन्होंने सभी राज्यों के नाम लिए। जिस रविन्द्रनाथ टैगोर की आप बात कर रहे हैं बार बार, उनके जन्मस्थान को लेकर पत्थर पर लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कम से कम अपने अंदर उतार तो लीजिए। मेरी आपत्ति इस बात अच्छा, रोहिंग्या बाहरी है कि नहीं? अभी मेरी आपत्ति इस बात से है कि अभी संगीत रागी जी ने कहा आपके टीवी में, आपके चैनल में 10 मिनट पहले कि हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते। ये कौन सा कल्चर इन्होंने पढ़ लिया? अरे भाई, मैंने तो किया था तौसीफ खान साहब, इस्लाम पर टिप्पणी की है। मैंने तो इस्लाम के चरित्र पर टिप्पणी की है और मैंने ये कहा कि मैंने ये, और वो मुझे दिख रहा है, और वो मुझे दिख रहा है बंगाल की संस्कृति में। बसीरघाट और मालदा में जिस तरह से मुसलमानों ने, मुस्लिम मॉब ने जिस प्रकार से बसीरघाट और मालदा के अंदर आतंक मचाया, वो साफ दिखता है। नोआखाली देश नहीं भूलना चाहिए कि नोआखाली में किस प्रकार से मुसलमानों ने रक्तपात मचाया था। जनता बहुत पढ़ी हिंदू मुस्लिम ना करें तौसीफ खान, आप बार बार हिंदू मुस्लिम पे आपत्ति करते हैं और आप ही बात को, बहस को हिंदू मुस्लिम की तरफ ले जाते हैं। मैं बाहरी और भीतरी की बात कर रहा हूं। आप एक तरफ गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का बार बार नाम ले रहे हैं और बीजेपी को बाहरी बता रहे हैं। उन रविन्द्रनाथ टैगोर का कम से कम राष्ट्रगान तो पूरा पढ़ लीजिए। उन्होंने पूरे देश के राज्यों के, नदियों के तमाम जो पर्वत श्रृंखलाएं, उनके नाम लिए। वो सांस्कृतिक एकता में बांधने की बात कर रहे हैं और आप सांस्कृतिक आतंकवाद की बात कर रहे हैं। क्योंकि बंकिम ने आनंद मठ के अंदर इस्लामिक आतंकवाद को एक प्रकार से परिभाषित कर दिया है। तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप नफरत की राजनीति बंगाल में नहीं कर सकते। नफरत की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत हाई है। बंकिम को गाली क्यों देते हैं आप? ये भी बता दीजिए देश को। कल्चरली बहुत रिच है। बंकिम चंद्र चटर्जी को कल्चरली बहुत रिच है। देश का मुल्ला, मुसलमान और मुगलिस्तान के लोग गाली क्यों देते हैं? ये हो गया। ये भी बता दीजिए। ये कह जाते हैं, ये इनके जबान से बंकिम चंद्र चटर्जी को गाली क्यों देते हैं? इनसे रहा नहीं वंदे मातरम को क्यों नहीं गाते हैं? इसलिए क्योंकि मुसलमानों के आतंकवाद सीरियसली आपको एक दो दिन मेडिटेशन करना चाहिए। पूरा उघेड़ करके रख दिया है। रागी जी देखिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, लेकिन ये दिल से हम मेडिटेशन करते हैं सर। आप नफरत को निकाल दीजिए। इस्लाम के आप ऐसे नफरत मत कीजिए। हिंदुइज्म आप नफरत मत कीजिए। आपको नफरत आपको अंदर अंदर खोखला कर देगा। तौसीफ खान फिर से हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। आज ममता बनर्जी 12 बजे अपने 10 साल के कामकाज का ब्यौरा देंगी। आप मुझे 5 ऐसे कामकाज बता दीजिए जिनका आप उदाहरण के तौर पर दूसरे राज्यों के सामने रख सकें कि ममता बनर्जी ने यह काम किया।
देखिए, जब रिपोर्ट कार्ड ममता जी दे ही रही है 12 बजे तक, आपको आधा घंटा में रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा। मैं आपको मिसाल के तौर पे बताता हूँ, द्वारे सरकार प्रोग्राम जो आज 10 दिन हो चुका है, द्वारे सरकार प्रोग्राम में बंगाल की सरकार के स्कीम के लिए ही लोगों तक पहुंचा जा रहा है और उनको इनरोल किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ, जो स्टेट का हेल्थ प्रोग्राम है, सेंटर के हेल्थ प्रोग्राम और स्टेट के हेल्थ प्रोग्राम को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो बंगाल सरकार का जो हेल्थ प्रोग्राम है वो ज्यादा बेटर है। 5 लाख का इंश्योरेंस तो दिया ही जा रहा है, लेकिन ये कैशलेस फैसिलिटी है, आपको स्मार्ट कार्ड दिया जाता है, जो अगर सेंटर के प्रोग्राम में अगर कोई इन्रोल करता है तो वहाँ पेपर वर्क में उनको इतना उलझन होगा कि उनको बेनिफिट मिलने में बड़ा मुश्किल होगा। और हेड ऑफ द फैमिली के तौर पे महिला को ही कार्ड दिया जा रहा है और जो महिला है उनकी माँ बाप भी उसमें शामिल हो जाते हैं। बहुत सारे इसकी, अच्छा ये जो स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट का, वो 100% स्टेट गवर्नमेंट पे कर रहा है। सेंटर का जो स्कीम है उसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों का फंडिंग में उसमें शेयर है। अब ये हो गया स्टेट प्रोग्राम। अब आइए कृषि प्रोग्राम, कृषि प्रोग्राम जो सौरभ सिंघल का रुख कर लेते हैं। बहुत देर से हमने सौरभ से कोई सवाल जवाब नहीं हुआ है। संगीत राजी कौशिक खान रोकूंगा आपको मैं। सौरभ, इस हेल्थ प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तौसीफ खान, ये हेल्थ प्रोग्राम इतना इफेक्टिव है तो फिर कोरोना काल में इतने ज्यादा मामले, इतनी ज्यादा लापरवाही क्यों सामने आई? आज बिल्कुल बंगाल में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, आज भी बंगाल में रहने वाला कोई भी व्यक्ति सरकारी अस्पताल में जाकर फ्री में टेस्टिंग करवा सकता है, कोरोना हो, मलेरिया हो, सर आपके पश्चिम बंगाल के हेल्थ जो है, हेल्थ फैसिलिटी जो है वो पूरी सरमराइज व्यवस्था है। हेल्थ और एजुकेशन का तो आपने हेल्थ, एजुकेशन और इंडस्ट्री, इन 3 को तो आप लोगों ने बर्बाद कर दिया है। वहाँ बीजेपी के सरकार में टेस्टिंग के लिए पैसा देना पड़ता था कोरोना का। ये कोरोना ये कॉर्पोरेट स्टाइल बीजेपी के स्टेट में होता है, बंगाल में नहीं है। ये फ्री में चिकित्सा होता है, फ्री में टेस्टिंग होता है। बंगाल में डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल है, वहाँ पे फ्री में चिकित्सा किया जाता है, लोग रिकवर होकर बाहर आते हैं। चलिए हम सौरभ सिकदर आपके पास भी आएंगे तो